Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव। Thank you, Amit. Technology cooperation features prominently in discussions between US President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi. RBI's June bulletin says India's GDP growth is the highest among major economies and rupee is one of the most stable currency, and key domestic indices close with losses. Sensex declines 259 points, Nifty loses 105 points. आर्थिक सुर्खियों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हुआ। रिजर्व बैंक की जून रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारतीय मुद्रा रुपया वैश्विक तौर पर सबसे अधिक स्थायित्व वाली मुद्रा बना रहा। और घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 259 और निफ्टी में 105 अंक का नुकसान दर्ज हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई चर्चा में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हुआ। वाशिंगटन में श्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और अमेरिका ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संयुक्त वक्तव्य में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लगभग 25 क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के अंतर्गत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। इसके अंतर्गत भारत में लड़ाकू विमान के लिए इंजन का उत्पादन किया जाएगा। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जबकि भारत अमेरिका में अपना एक वाणिज्य दूतावास सिएटल में और 2 अन्य स्थानों पर खोलेगा। मिस्टर शर्मा, किस तरह से आंकते हैं प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा में? अगर हम इसमें खासतौर पे जो बात कही गई है टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफर है, अगर भारत में जीई जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे हल्के लड़ाकू विमानों के लिए या अन्य विमानों के लिए अगर अपना इंजन का जो उत्पादन शुरू करती है, तो ये कितना बड़ा कदम होगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और क्योंकि दोनों ही देश काफी एक दूसरे के साथ अपना जो आदान प्रदान है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो इनोवेशन के क्षेत्र में, तो उसके लिए काफी कीन है कि उसको आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं एक दूसरे के पास उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि वो इस प्रयास के साथ कि आगे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जैसे आपने मेंशन किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ज्वाइंटली जो है वो फाइटर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो बहुत अच्छा ये कदम है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि नासा और इसरो वो भी एग्री हुए हैं एक ज्वाइंट मिशन के लिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होगा, जो 2023 के अंत तक वो इस मिशन को पूरा करेंगे। तो काफी चीजें हैं जो दोनों देशों के बीच में वार्तालाप करते हुए आगे सामने आई हैं और जिनमें बहुत ही ज्यादा आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं कि दोनों देश आगे मिलके जाके काफी तरक्की कर सकते हैं। और जो ग्रोथ है, जो दोनों देशों का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा आगे सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका जो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि यूएस के साथ हमारा बहुत अच्छा ही व्यापार है। जैसे कि हम लगभग कोई 111 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं हर एक साल, अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, और लगभग कोई 76 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट किया पिछले साल में, और टोटल ट्रेड जो है वो 188 अरब डॉलर के आसपास
जो एस्टिमेट किया गया लास्ट वित्त वर्ष में, और जिसमें कि हम सरप्लस में हैं, लगभग कोई $35 अरब का हमारा सरप्लस है। तो ये लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा यूएस। तो आगे जैसे संभावनाएं हैं, जिस तरीके से हम आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इनोवेशन में, स्पेस रिसर्च में, और जो आगे जो इससे एयरपोर्ट के रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हम आगे जो डेवलप करना चाहते हैं, जेट इत्यादि, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धियां रहेंगी आने वाले टाइम में। इंडिया की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए और उसको और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जैसे कि कंपनीज ने अनाउंस किया है, जैसे बोइंग ने अनाउंस किया है कि वो $100 मिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। जो पायलट ट्रेनिंग है इंडिया में 31,000 न्यू पायलट्स के लिए जो आने वाले 20 वर्षों में जो एक डिमांड है उसको उसमें सहयोग देगा जी। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में और ओवरऑल जो भारत की जो छवि है, जो जिस तरीके से हमने पीछे 7-8 सालों में वो रिफॉर्म्स की हैं और बहुत अच्छी हमारी जो भी ग्लोबल चार्ट में अच्छी विजिबिलिटी है और हम बड़ी इकोनॉमीज में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, तो यूएस को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में दिखाई देती हैं कि भारत एक ग्रोथ प्रॉमिसिंग कंट्री है और हमारा जो कंज्यूमर डिमांड है बहुत एक तेज गति से आगे बढ़ा है और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमने काफी आगे रिफॉर्म्स की हैं। तो कुल मिला के दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि हम अपने बायलैटरल जो एक्सचेंजेस हैं, बायलैटरल जो हमारे कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको एक दूसरे के लिए एक्सप्लोर करें और सिनर्जीज क्रिएट करें कि हम अपने जो रीजन्स हैं उनको और ज्यादा सुदृढ़ बना पाए। जी मिस्टर शर्मा, मैं यही जानना चाहता था, 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अभी तक आमतौर पे ये माना जाता था कि व्यापार जो है उसमें हम उनसे या तो चीजें खरीदते थे या कुछ चीजें बेचते थे, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद यहाँ पे इसका जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन शुरू होगा, ये कितनी बड़ी संभावना लेकर आएगा, इसके साथ साथ हमारे इस अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी और इससे कितना रोजगार हमारा सृजन हो पाएगा, क्या इस बारे में कुछ संक्षेप में थोड़ा सा आप हमको बता पाएंगे? हाँ जी, जो आदान प्रदान है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, जैसे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो अभी हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम यूएस से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये पार्ट्स इसके काफी इंपोर्ट करते हैं और ये टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज में आता है। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ये विशेषता होगी, जो उपलब्धि होगी, तो उससे हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा कि हमारी अपनी जो फैक्ट्रीज है उनमें एक्सपेंशन होगी, जो एंसिलरीज है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो उसके लिए जब एक्सपेंशन होगी, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड होंगी, तब और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो कुल मिला के जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, वो इंडिया में और इंक्रीज होंगी। जैसे हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है ज्यादातर जो यूएस को है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स हो गए और इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट्स में आता है। तो हमें इन चीजों को और अच्छे से और इनोवेटिव तरीकों से बना के फिर आगे एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी हमारी बढ़ेगी। तो जो समझौते हैं, जो व्यापारिक समझौते हैं, उनसे एक तो हमारी एफिशिएंसीज क्रिएट होंगी और जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनमें एफिकेसी आएगी और हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगा। हम ना कि खाली हम यूएस को ही आगे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हम और भी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारी कॉम्पिटेंसीज जो हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी। Dr. Sharma, among the very many, the contracts or the investment opportunities that have come up during this visit, one of the important one is that Micron has decided to invest around $400 million. I beg your pardon. It has decided to set up an, semiconductor facility in Gujarat. Now, given that the semiconductor space is a very niche space, only a very handful of countries are, producing semiconductors at this moment, and we saw during COVID and otherwise also the whole supply chain, got affected because the semiconductor chips were not available. How important is this step? That the Micron, this particular announcement that Micron is going to set up an investment, a facility, semiconductor facility in Gujarat?
Yes, this is very, very important development, and this is one of the most important developments because shortage of semiconductors created a major problem for the Indian production processes during the post-COVID period, and we observed that our production processes were hampered by the shortage of such technologies. So now, when the US is now ready to invest in Gujarat and for the production of the semiconductors, that will be a great development for the Indian economy, and it will lead to the Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, because some of the commodities such as semiconductors and APIs in the pharmaceuticals and some other raw materials, we are dependent on many countries. So we have to explore our opportunities, our production possibilities in our domestic marketplace so that we are able to produce here and for the use of domestic industry, for the as raw materials and for the export purpose also. So I think the deficiencies such as we observed during the post-COVID period in 21-22 that our production processes because of the shortage of semiconductors were significantly impacted. So now going forward, we will be able to produce such kind of commodities at the domestic marketplace, and we will become more and more self-reliant and confident in the production processes. Moving on to the next story, the Reserve Bank of India RBI released the June 2023 issue of its monthly bulletin, which says that global economic activity has sustained its growth momentum in the second quarter of 2023, albeit with two diverging roads. While economies like India are rebounding, some others are slowing or contracting. India's real GDP growth in quarter 4 of 2022-23 at 6.1% was the highest among major economies of the world, and CPI inflation came down to a 25-month low of 4.3% in May 2023. Kharif sowing has begun on the back of a record Rabi harvest, and the manufacturing sector has posted a pickup in net profits. Credit growth is rebasing to more durable sources of funding, and the Indian rupee is turning out to be the most stable currency among emerging market peers. Dr. Sharma, the RBI report says that, we are, of course, as everybody knows, amongst the fastest growing economy in the world, and India is, again, its economies like India is rebounding, whereas a lot of other economies are slowing or contracting. In this context, the RBI governor has also said that the job is half done so far as inflation is concerned, and the focus is now on getting inflation back under the 4% target. So how challenging is this whole thing for the RBI in the coming months and the rest of the financial year? Yes, that is true that we are the fastest growing economy among the leading economies, and our resilience is increasing each day, and our resilience is also consistently increasing in the global marketplace, and because of the headwinds and because of so many developments in the international market economy like the Russia-Ukraine conflict, our growth remained intact. That is totally decoupled from the other economies, and many economies, advanced, emerging and developing economies, were in the downward trajectory, and most of the economies are below the pre-COVID level of growth trajectory. So that has happened in many economies. More than 30-40 economies are facing the GDP growth numbers decelerating as compared with the pre-COVID level. So that is a very, very worrying factor for those economies. But for India, we are growing in the much higher trajectory as compared with the pre-COVID level. Now our growth during the last 2 financial years is more than 7%. That is a great thing that this has happened despite the global headwinds and the Russia-Ukraine conflict and high inflation. So going forward, expectations are high, as already IMF had projected that we will grow more than 6% in the current financial year, year also, and our projections according to our Ministry of Finance are that somewhere 6 to 6.8%, and mean value if we consider becomes at around 6.5% to grow in the current financial year. Considering the inflation trajectory, as you mentioned, we are very successful to mitigate the inflation impact, as inflation has decelerated significantly from the peak of 7.8% in April 2022 to 4.3% for the latest month of May 2023. That is a great thing that has happened, and we are one of the most successful economies to curb the inflation with the
जी मिस्टर शर्मा, एक चीज और मैं इसमें आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो गति है, जिस तरह से आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने भी बताया है कि सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, आप एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पे आप कितने सहमत हैं कि ये जो ग्रोथ का जो दौर है वो स्थायी रहने वाला है? इसमें कहीं कोई भी छोटे मोटे झटकों से हमारी अर्थव्यवस्था की गति हिलने वाली नहीं है। जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो रिजर्व बैंक की टिप्पणी है मैं उससे 100% सहमत हूं। जैसे मैंने बताया कि वी आर द fastest growing economy among the major economies, and we are resilient. Our growth remains intact, and we are growing, and we will grow in the much higher trajectory as projected by many international organizations. तो RBI जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। उसमें हमने जब बहुत सारी इकोनॉमीज ने डिसेलरेशन देखी जी साल में 2022 में, लेकिन हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रही। हमने 7% के ऊपर हमने ग्रोथ हासिल की है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ हाई कमोडिटी प्राइसेस हैं, और तीसरी तरफ जो प्राइस एस्केलेशन है, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो के जो बैलेंस क्रिएट किया, जो आरबीआई के मेजर रहे, बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टेप्स जो थे। एक तरफ उन्होंने ग्रोथ को भी मेंटेन रखा और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन को कर्व किया। एक बहुत बड़ी चीज थी, ऐसा इक्विलिब्रियम क्रिएट करना इज अ ग्रेट थिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आरबीआई का जो असेसमेंट है अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज वेरी ट्रू, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी बहुत आगे संभावनाएं दिखा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले टाइम में भी तेज गति से आगे बढ़ने वाली है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन है वो भी इंटैक्ट रहेगा, और हमारी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो भी बिनाइन रहेगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन 4.3 के ऊपर आ गया है। तो जो 4% का हमारा जो टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट के अब हम काफी नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं, और हम खाली 25-30 बेसिस पॉइंट मायने 0.25 ही ऊपर हैं अपने टारगेट लेवल से। और अगर हम दूसरी इकोनॉमीज देखेंगे, अगर हम 10 टॉप 10 इकोनॉमीज को देखें, वो लगभग कोई पीक से ही अभी थोड़ा सा नीचे आए हैं। उनके जो टारगेट लेवल है उनसे वो कहीं ज्यादा होगा। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं कि आज कैसा रहा शेयर बाजार। तो घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% के नुकसान से 259 अंक गिरकर 62,979 के स्तर पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की गिरावट से 105 अंक गिरकर 18,665 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई। Key domestic indices today ended in red. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 0.41% or 259 points to close at 62,979. The Nifty at the National Stock Exchange fell 0.56% or 105 points to settle at 18,665. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was down 1.2%, while the small-cap index lost 1.1%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 7 firms appreciated while 23 fell. IndusInd Bank was a top gainer as it climbed 2.6%, followed by Bharti Airtel and Asian Paint, which rose 1.6 and 1.5% respectively. On the other hand, Tata Motors declined 1.7%, SBI and Power Grid fell 1.4% each. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged losses. Commodities sector index declined 1.8%, services index fell 1.8%, and the oil and gas sector index fell 1.7%. The overall market breadth was negative as shares of 1,175 companies advanced, while those of 2,288 declined. A total of 147 shares remained unchanged. डॉक्टर शर्मा, ओके, बिफोर वी मूव ऑन, नजर डाल लेते हैं कि रुपया में का क्या हाल रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 8 पैसे की कमजोरी से 82 रुपये 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 103.08 के स्तर पर दर्ज हुआ।
So, Dr. Sharma, as I was asking you, we saw that this is the second straight day when the, indices have ended in red. In fact, over 2 days, almost 550 points lost. What are the major factors for it? Do you think it's more international or rather factors affecting the global markets rather than the Indian markets? What are the factors? क्या ये माना जाए मिस्टर शर्मा कि ये सिर्फ चूंकि हमारे शेयर बाजारों ने एक बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा वसूली, थोड़ा तकनीकी सुधार, या इन दोनों का मिला जुला रूप रहा? जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो लगभग वापस एक पीक के आसपास पहुंच गई थी। तो जिससे कि जब ऐसा एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है कि जब हम मार्केट्स में बहुत ऊंचाई हासिल कर लेते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहती है। तो एक जनरल प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है कि आने वाले टाइम में जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ नेगेटिव है या कोई ऐसी वर्सनिंग सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा है कि यूएस ने जो अभी अपना फेड रेट इंक्रीज किया कि अभी यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और आने वाले टाइम में वो अपने इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, क्या ये जो फेड रेट का जो चलन है रेट इंक्रीज करने का वो और जारी रहेगा, तो जिससे कि थोड़ा जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा पैरिटी आ जाती है, तो जिस वजह से थोड़ा सा मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट होता है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास ग्रोथ है और हम बड़े अच्छे से आगे बढ़ेंगे और हमारी जो ग्रोथ है बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसा कोई वरिंग फैक्टर नहीं है कि मार्केट्स में कोई डीप करेक्शंस मोटे तौर पे ये माना जाए कि अभी भी विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं वो अभी भी उनका जो उत्साह है भारतीय बाजारों के प्रति बना रहेगा और उनका विश्वास भी बना रहेगा। राइट जी, नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7%, जापान का निक्केई 1.4%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम के साथ साथ दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 0.9% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक कारोबार के दौरान 0.2% से 0.6% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। और अब नजर डालते हैं अमरीकी शेयर बाजार पर। Stocks on Wall Street yesterday closed with mixed reaction. The S&P 500 and the Nasdaq closed higher as U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell continued to beat a hawkish drum and suggested the central bank has not reached the end of its tightening cycle, but provided reassurance that the Fed would proceed with caution. S&P 500 climbed 0.37% and Nasdaq Composite gained 0.95%, while the Dow Jones Industrial Average was down 0.01%. Dr. Sharma, Jerome Powell, he's said that right now, although there is a pause, this time there was a pause in the rate hike in the cycle last week when the Fed met, but he has said that this is not a permanent thing. He has already said that, further 25 basis points, at least 2 more such hikes are in the, pipeline. So, given that, and, they're still trying to bring their inflation down to the 2%, do you think that kind of an impact, the fact that the U.S. Fed is going to increase the rate hike, is going to hike the rate at some point, will affect the FII inflows in India at some point? I don't see that that will impact the FII inflows much for the Indian economy, but certainly that is creating the volatility in many markets in the emerging economies. Because we have growth projections and we have promising parameters going forward, which can attract more and more investments from the foreign markets, because money always finds a promising growth partners, and India is one of them. So investment attraction will remain intact in the coming years also. But in the shorter period, there will be some volatility because of this uncertainty that has created by the U.S. Fed that inflation is not coming under the ambit of target trajectory, which is 2%, and the inflation is significantly high as from the tolerance level, which is creating uncertainty that the U.S. Fed can increase further the policy rate. But I don't see that U.S. economy will be able to grow with the higher interest rates. They have to reduce the interest rates in the coming times, and as and when the inflation becomes benign according to their tolerance level, because high interest rates or the strong dollar is not in favor of the U.S. economy. That will create problematic macroeconomic developments.
Moving on to commodities, oil prices today fell around 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $73 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $68.32 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, we've seen oil prices coming down to comfortable levels so far as India is concerned. Right now it's trading at $73 a barrel. Do you see this trend to continuing in future, although the volatility remains, and given the OPEC has decided to cut down, Saudi Arabia in fact has unilaterally decided to cut down production. Do you see this trend continuing? Are we going to continue, are we going to see a continuing levels of international crude prices? Yes, crude oil prices are always speculative prices. There is no price discovery for the crude oil prices, which is adequate to capture the growth and which is creating an equilibrium. So that is always speculation that prices will go up or down or because of the production cuts, and sometimes the demand trajectory is going down. So now the situation which is observed right now with the growth projections in the many economies and the world economic growth which is decelerating, so I don't see that there will be a spike in the crude oil prices, but the prices will remain volatile for many months in the coming times. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 84 रुपए की बढ़त से 58,280 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। हालांकि चांदी 270 रुपए के नुकसान से 68,038 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,927.50 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी गिरावट से $22.52 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। मिस्टर शर्मा, ये माना जाता है कि अगर डॉलर में कहीं न कहीं कमजोरी आ रही है तो सीधा सीधा उसका फायदा सोने को मिलता हुआ नजर आता है। तकरीबन $1,950 के आसपास अभी सोना है, $2,000 के आंकड़े से काफी नीचे है, लेकिन भारतीय बाजारों में सोने के दामों में फिर भी काफी चमक है, मजबूती है। आपका आकलन क्या कहता है कि सोने में अभी कितनी और चमक है बनिस्बत, क्योंकि चांदी ने कहीं सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़त बनाई है? देखिए, सोने में अभी बहुत चमक बाकी है, और क्योंकि ये जो सोने में इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी जो गिरावट आई है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ, और डॉलर ज्यादा देर तक स्ट्रांग नहीं रहेगा जैसे मैंने पहले बताया। तो डॉलर हैज टू डिसेलिरेट एंड मेलो डाउन इन द कमिंग टाइम्स, सो दैट विल गिव अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू द गोल्ड प्राइसेस एंड सिल्वर प्राइसेस। एंड जो भारत में अभी हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी है, तो एक्सचेंज रेट के कई बार हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है, तो उसकी वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड थोड़ा बहुत करेक्ट भी होता है तो उसकी वजह से उसका एडवांटेज जो है वो एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने की वजह से वो कई बार मेंटेन हो जाता है। तो वो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सोने की चमक जो है वो तेज होगी, मैं ये मानता हूं। सोने और चांदी में फिलहाल चांदी ने काफी तेज दौड़ लगाई थी, ऐसा माना जा रहा था। सोना अगर तकरीबन 60,000 के आसपास आया तो चांदी 70,000 के आसपास पहुंच गई। इसके बारे में कि चांदी में ज्यादा दम है या सोने में, क्या आकलन कहता है आपका? दोनों में दम है, दोनों एक दूसरे को देख के आगे निकलते हैं। और जैसे ही चांदी में थोड़ी करेक्शन आई है, तो जैसे तेज ऊपर गई थी तो थोड़ी करेक्शन भी तेज आई है चांदी में, अगर आपने देखा होगा। तो अभी जो करेक्शन आई है वो चांदी में ज्यादा आई है सोने के मुकाबले में। तो जैसे ही चांदी पहले काफी तेज गति से आगे गई थी, गोल्ड से काफी तेज ग्रोथ पे आगे निकली, तो उसी तरीके से करेक्शन भी आई। तो लेकिन दोनों में जो स्ट्रेंथ है वो दोनों में बराबर है, और अगर सोना ऊपर जाता है तो चांदी भी जरूर ऊपर जाएगी, अगर चांदी ऊपर जाती है तो सोना भी जरूर ऊपर जाएगा। तो ये एक बैलेंस दोनों में बना रहे। लेकिन जब डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास है तो ऐसा माना गया था, जब डॉलर इंडेक्स 108, 109 तक पहुंच गया था तब सोने के दामों में था। अभी डॉलर इंडेक्स चूंकि इसमें कहीं नरमी आई है, तो क्या उसके बनिस्बत हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और मजबूत होने की संभावनाएं बनती हैं? जी बिल्कुल, जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि सोने में मजबूती रहेगी, और गोल्ड के प्राइसेस बहुत आगे एप्रिशिएट कर सकते हैं और न्यू हाइज बना सकते हैं इन डॉलर टर्म्स। जी मिस्टर शर्मा, कार्यक्रम में शामिल होने और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब चलते चलते आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Technology cooperation features prominently in discussions between US President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi. RBI's June bulletin says India's GDP growth is the highest among major economies and rupee is one of the most stable currency.
And key domestic indices closed with losses. Sensex declines 259 points. Nifty loses 105 points. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. with yet another edition of your daily dose of business, financial and economic news. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra.